नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये तुमचं स्वागत आहे. मॅक्स महाराष्ट्र ही एक चळवळ आहे आणि चळवळीचे अनेक अंग आहेत. शेती हा एक महत्वाचा भाग आहे त्याच्यामध्ये आणि सध्या शेतीची परिस्थिती ही एका अरिष्टाच्या दिशेने जाते की काय असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतीची नेमकी अवस्था काय आहे, शेतीमध्ये समस्या कुठल्या आहेत, सर्वात महत्वाचं म्हणजे खरीप हंगाम पुढे येतोय आणि शेतकऱ्यांपुढे आता काय बीज पेरावं हा प्रश्न आहे. तुकाराम महाराज असे म्हटले होते की शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी. त्याच पद्धतीने बियाणं हा एक महत्वाचा फॅक्टर आहे आणि याच बियाणे क्षेत्रामध्ये देशभरामध्ये काम करणारे प्रकाश रघुवंशी होय. कुदरत सीड, कुदरत म्हणजे हा एक चमत्कार आहे आणि अशा पद्धतीचे देशी बियाणे उत्पादित करून देशभरामध्ये एक प्रकारे क्रांती केली आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील त्याची दखल घेण्यात आली, शासनाच्या पातळीवर दखल घेण्यात आली आणि सर्वाधिक प्रतिसाद हा महाराष्ट्रामध्ये मिळाला. अशा सगळ्या या बीज चळवळीचे प्रणेते प्रकाश सिंग रघुवंशी आज मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये आहेत. ते मुंबईमध्ये होते, अनेक नेत्यांची त्यांनी भेट घेतली आणि ते मॅक्स महाराष्ट्राच्या स्टुडिओमध्ये आहेत. सर्वप्रथम तुमचं स्वागत है आपका मैक्स महाराष्ट्र के स्टूडियो में. ये कुदरत क्या है और ये क्या चमत्कार किसानों को देता है? जी नमस्कार, मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी किसान हूँ और 1995 से मैं कृषि कार्य में लगा हूँ और हम फसल समूहों में नए नए किस्म के पौधों को सिलेक्शन करके खोजता हूँ और उन बीजों को फिर हम यूनिवर्सिटियों में देते हैं। कृषि वैज्ञानिक उसका परीक्षण करते हैं तो रिजल्ट उसका जब अच्छा आ जाता है तो हम उसको किसानों तक पहुँचाते हैं। और हम कुदरत नाम इसलिए दिए कि यह सब मेरे साथ कुदरत का चमत्कार हुआ है। फसल समूहों में नवप्रवर्तित पौधे जो हैं, प्राकृतिक नवप्रवर्तित पौधे हैं, इसलिए मैं श्रेय दिया कुदरत को कि कुदरत ने हमको दिया, इसलिए कुदरत नाम रखा। बराबर. ये आज बीज हम मार्केट में जाते हैं, किसान जाएंगे तो बहुत महंगा होता है और किसान की आमदनी उतनी नहीं है. तो ये देशी बीज ही हमारे पूर्वापार खेती का एक एग्जाम्पल था और आज इसका मार्केट बढ़ने के कारण किसान की समस्या बढ़ गई है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कि हमारे पूर्वज जो थे वो स्वावलंबी थे। वो घर में जैविक खाद बना लेते थे पशुपालन करके और घर का बीज था उसको लगाते थे। तब वो स्वावलंबी थे, वो जो है कि बाजार मुक्त खेती करते थे तो कुल लाभ ही लाभ था। बीच में बाजारीकरण जब आया तो जैसे कि राज्य सरकार, भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिकों ने मिल करके जो है नए नए बीजों को विकसित करके किसानों के यहाँ देना शुरू किए। तो किसान जो है पहले ऐसे बीज आते थे जो कि एक बार किसान ब्रीडर फाउंडेशन खरीद लेता था तो उसको लगाता था, फिर 3 साल तक बीज नहीं खरीदता था, घर का बीज लगाता था, तब तक तो सही था। लेकिन इधर करीब 10-15 साल से हर साल नया नया बीज किसान खरीद रहा है भ्रामक प्रचार में पढ़ करके, और फिर जो है बीज घर नहीं रख रहा है। इसलिए अच्छा, पशुपालन भी किसान कम कर दिए तो खाद भी नहीं बन पा रहा है और हमारे पूरे देश के मिट्टी में सबसे ज्यादा कार्बन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम हो गई है। उपज उसके कारण कम हो गई है और हम बोलते हैं कि किसानी अब परवड़ नहीं रही है, किसान से जितना आमदनी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण सब हमारी जो पद्धति हमने आज स्वीकृत की है वो उसको आधुनिकता बोलते हैं, उसमें इससे नुकसान हो रहा है। और किसान जो है जब खुद अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद का जो मैं स्लोगन बनाया हूँ इसको अपनाएगा तो स्वावलंबी बनेगा। जैसे आपके महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और 2-4 प्रांतों में कई हजार किसान हमारे विचार को माने और हमारे पद्धति से काम कर रहे हैं तो वो स्वावलंबी हो गए। तो वो खुद पशुपालन करके जो है खाद बना रहे हैं और घर का बीज लगा रहे हैं तो वो स्वावलंबी हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं। अच्छा, उनका फसल अच्छा हो रहा है तो उनको देख करके दूसरे गांव के लोग भी जो है उसको अपना रहे हैं तो वो भी स्वावलंबी हो रहे हैं। और उन्नत किस्म के बीज की कमी है पूरे देश में। तो अगर किसान फसल देखता है किसानों के खेत में तो उसके मन में आता है कि ये बीज मैं भी लगाऊं। तो अगर अच्छा बीज है तो किसान बताता है कि मैं तो घर का ही बीज लगा रहा हूँ बार बार, तो अगला किसान भी जो है वो बीज ले जा रहा है और बीज से बीज बना करके लगा रहा है और गांव में बीज का क्रय विक्रय भी करके स्वरोजगार भी घर बैठे मिल रहा है। बराबर.
अभी तो हर किस्म का बीज है वो बाजार से लेना पड़ता है और उसमें किसानों का जो खर्चा है वो दिन ब दिन बढ़ता रहा है। जी। आपने गेहूं से शायद शुरुआत किया था। हाँ, अभी हाँ। कौन से पीक है? हम गेहूं कुदरत 9, कुदरत 17 और कुदरत 7, कुदरत 11 इस तरह से 8-9 वैरायटियां जो है गेहूं का मैं विकसित किया हूं और कई यूनिवर्सिटियों में उसका टेस्टिंग ट्रायल भी हो गया। गेहूं कुदरत 9 पौधा किस्म प्राधिकरण भारत सरकार की संस्था है, उससे हमारा रजिस्टर्ड भी हो गया है मेरे नाम से। और इसके बाद धान में कुदरत 5, कुदरत दिव्या, फिर तुअर में है कुदरत चमत्कार और कुदरत 3 के नाम से। ऐसे ऐसे हम 10-12 वैरायटी वैसे बना लिए जो मेरे नाम रजिस्टर्ड हो गया है और इस बीज को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। किसान इससे उत्पादन भी ज्यादा पा रहे हैं और दोबारा इसका बीज उनके काम में आ रहा है। बराबर। मैं यहाँ पे बीज देख रहा हूँ, जी। तो ये आपके खेती पे बने हैं जी, या कैसा ये प्रक्रिया होता है? हाँ, देशी हाँ। बीज संवर्धन करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि जैसे ये अरहर तूर है, तूर में ये है कि 1000 मीटर की दूरी से भी जो है हवा द्वारा मधुमक्खी के द्वारा जो है परागीकरण हो जाता है तो बीज खराब हो जाता है। तो अगर किसान को प्योर लाइन का बीज हमेशा बनाना अगर है तो फ्लावरिंग के समय उसको नेट से ढंग दे 10-20 पौधा 50 पौधा, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस तरह से किसान जिंदगी भर जो है एक ही वैरायटी से शुद्ध बीज बना करके वो अपने उपयोग में ला सकता है। ये सब पद्धति आप सभी पीकों हाँ, के किसान लिए को बताते हैं, 2-3 दिन में हम पूरी जानकारी दे देते हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को किसान कैसे बढ़ावे और उन्नत किस्म का बीज कैसे बनावे। बराबर। आज तो आप अपने खुद के खेती पे बना रहे बीज, कई सारे किसान आपसे जुड़े हुए हैं, वो भी ये बीज निर्मित के कार्य में जुड़े हुए हैं। तो जी, जी। इसको एक अभी जैसे कि आप फोन किए तो आपका बीज घर पे आ जाता है कुरियर से, तो ये फैक्ट्री बनाना होता है। आपने किस तरह का वहां पे बीज उत्पादन का तरीका विकसित किया हम तो ऐसा था ना कि हमारा उम्र तो 30-35 साल का बीत गया केवल शोध कार्य करने में। एक वैरायटी बनाने में वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 साल समय लगता है और 6 करोड़ रुपए एक वैरायटी में लगता है और पूरी उम्र बीत जाती है। एक वैज्ञानिक 1-2 वैरायटी ही निकाल पाते हैं पूरे उम्र में, यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिक का कहना है। लेकिन हम एक किसान होते हुए गांव में रह करके खुले आसमान के नीचे, अब हमारा लैब समझ लीजिए चाहे जो हमारा रिसर्च सेंटर सब खुले आसमान के नीचे खेत में है। मैं सिलेक्शन कर करके समझ लीजिए कि गेहूं, धान, अरहर, मूंग, सरसों और कुछ पुरानी प्रजाति के सब्जियों का मिला करके कम से कम 100-150 वैरायटी का मैं वो बीज बैंक बनाया हूँ। तो कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। तो हर किसान को मैं यही प्रेरित करता हूँ कि आप भी बीज बना सकते हो। बीज कंपनी क्या है? यूनिवर्सिटियों से, विद्यापीठ से ब्रीडर और फाउंडेशन बीज कंपनियां लेती हैं। फिर सीड सर्टिफिकेशन एक विभाग होता है हर स्टेट का अलग अलग, फिर वहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 5 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए। तो 5 हेक्टेयर के लिए आप ब्रीडर फाउंडेशन बीज ले लीजिए और उस बीज का जो सर्टिफिकेट वो मिलता है, टैग और बिल, वो सीड सर्टिफिकेशन में दे दीजिए। वो आपका जो है रजिस्टर्ड कर देंगे और आपका जब तक फसल बुआई से लेकर फसल कटने तक सीड सर्टिफिकेशन विभाग के अधिकारी आएंगे, वो उनके देखरेख में बीज तैयार हो जाएगा। फिर आप उसका जो है भंडारण करके ग्रेडिंग में से रख लीजिए, फिर उसे ग्रेडिंग पैकिंग करके आपको सर्टिफाइड का जो है वो अधिकार मिल जाएगा। आप बीज का विक्रय कर सकते हैं, कंपनी चला सकते हैं। लेकिन वो स्थिति अभी हमारी नहीं है। हाँ, यह है कि हमारे शोध कार्य के लिए कुछ नाराइयों ने, कुछ अपने देश के लोगों ने सहयोग किया थोड़ा थोड़ा। तो हम एक छोटा सा मशीन, 1 टन का ग्रेडिंग मशीन ले लिए हैं, उससे जो है ग्रेडिंग करके शुद्ध बीज बनाते हैं और फुल लेवल में या सादे बैग में किसानों को उपलब्ध करा देते हैं। अपना उस पर जो खर्च गिरता है उसको जोड़ करके ये सेवा कर रहा हूँ। बराबर है। ये जो कार्य चल रहा है बीज निर्मित का, इसका प्रतिसाद कैसे मिला? शासन की तरफ से आपको कैसा इसका रिस्पांस मिला? क्या आपको पुरस्कारित किया गया और इस कार्यों को शासन की तरफ से कैसा देखा गया? हाँ, एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद में है, उसके प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी हैं। तो वो उनका काम ही है कि नव प्रवर्तित
जो वो है इनोवेशन करने वाले लोग देश में किसी भी विषय पर, उन लोगों को वो खोजते हैं। फिर खोजने के बाद जो है उनके जैसे मैं बीज बनाया तो उस बीज का गुण पर रखने के लिए वो हमसे सैंपल लेते हैं, फिर उसका टेस्टिंग कराते हैं। अगर खरा उतरता है तो वो जो है सपोर्ट करते हैं। जैसे राष्ट्रपति अवार्ड हमको 2007 में जो है APJ अब्दुल कलाम जी से मिला। फिर प्रतिभा पाटिल जी से प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का 2009 में मिला। फिर जो है 2013 में प्रणब मुखर्जी जी जो है प्रौद्योगिकी कौन सा विभाग है लखनऊ में, वो हमारे बीजों का वो आए थे देखने के लिए। फिर 2018 में 5 दिन में राष्ट्रपति भवन में मेहमान था, भारत से 9 लोग चुने गए थे। और इसके बाद 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमको 7.5 लाख रुपए का मिला। तो इस तरह से जो कुछ भी हमको मिलता है सम्मान, ये पुरस्कार वगैरह राशि, वो हमारे शोध कार्य में आता है, या छोटा छोटा 50-50 ग्राम का पैकेट बना करके मैं फ्री सैंपल भी किसानों को बांटता रहता हूँ। बराबर है। ये आज चर्चा का विषय है कि खेती फायदेमंद नहीं होती है, नए लोग किस खेती की तरफ नहीं जा रहे, पर जैसे कि तरुण है जो वो आज भी खेती वहाँ पे बड़ी मकसद करनी पड़ती है, वहाँ पे बहुत कष्ट करना पड़ता है खेती में। तो खेती के ये दुर्लक्ष्य होने का कारण क्या है, और खेती में जो समस्या आज की तारीख में है उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? जी, खेती में कोई समस्या नहीं है। खेती लाभ का ये एक तरह से समझिए, इसको कमर्शियल करिए, बाजार से जोड़िए। आप जो जैसे गाय पालिए, भैंस पालिए, उसका दूध बनाइए, मक्खन बनाइए, छाछ बनाइए, उसको बाजार में बेचिए, उसमें लाभ होगा। गाय गोबर के मूत्र का और जो है गोबर से जैविक खाद बनाइए, आपको फर्टिलाइजर रासायनिक खाद नहीं खरीदना पड़ेगा। यहीं से बचत शुरू होगा। अधिक उत्पादन का मूल स्रोत है खाद, जैविक खाद, प्राकृतिक खाद। और फिर आप उन्नत किस्म के बीज बनाइए। अनाज बेचेंगे 20 रुपए में गेहूं बिकेगा, धान बिकेगा। अगर उसी को प्योर लाइन का शुद्ध बीज आप बना लिए हैं तो 50-60 रुपए किलो बिकेगा, तो 3-4 गुना हो गया कि नहीं लाभ। तो बीज बनाइए और जैविक चावल, दाल, गुड़ जो कुछ भी है जैविक बनाइए, उसका एक ब्रांड बनाइए, सर्टिफिकेट लीजिए और उसको सीधे बाजार करिए, तो आपको जो है 2-3 गुना 4 गुना लाभ मिलेगा। जो है भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी सरकार जो है किसानों को मदद के लिए, यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ये आए दिन जो है प्रोग्राम रखते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं। तो दोष किसी का नहीं है, किसान को खुद जो है संकल्प करना पड़ेगा कि मैं 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल मेहनत करके एक नया रास्ता बनाऊंगा, तो रास्ता अपने आप मिल जाएगी। जो है बराबर है। इस बीज निर्मित के कार्य के बाद कुदरत लेके आप भारत भर में घूमे होंगे, कई जगह पर किसानों को आपने प्रबोधित करने का काम किया। महाराष्ट्र में आए पहली दफा, तो यहाँ का एक्सपीरियंस क्या था? महाराष्ट्र का तो महिमा अपरंपार है मेरे लिए। मैं 2003 में आया था, एक किसान मेला लगा था पूना में, तो मैं 100-100 ग्राम का पैकेट फ्री बांट रहा था और गेहूं के पौधे लगाया था स्टॉल में, जिसकी बाल की लंबाई 9 इंच 10 इंच थी। बहुत भीड़ लगती थी। समझ लीजिए कि जैसे कि लोग पहली बार देख रहे थे इतने लंबे बाल गेहूं का, जो है कुदरत 17 और कुदरत 9 का वो था। तो एक मोहन पाटिल थे सांगली के, वो क्या किए कि हमसे करीब 10-12 पैकेट ले लिए अलग अलग लोगों को भेज करके, और वो ले गए फिर अपने खेत में लगाए। तो हमको बाद में लेटर लिखे, फोटो भेजे उसका कि इतना मैं लगाया था बाबा और इतना पैदा हुआ। तो हमको भी विश्वास नहीं हुआ। वो कहे कि मैं लगभग 1 किलो बीज आपका जुटा लिया था और 1 किलो लगाया था, हमको 110 किलो जो है गेहूं हुआ है। तो हमको बड़ा अच्छा लगा जो है। तो फिर 2-4 महीने के बाद वो हमको बुलाए अपने यहाँ, कहे कि हम 110 किलो बीज बनाए तो 10 किलो खुद लगाएंगे और 100 किलो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ बांटना चाहते हैं आपके द्वारा, जैसे आप बांटे हैं। तो हमको बड़ी खुशी की बात है। तो 50-50 ग्राम का पैकेट बनाया गया उन्हीं के यहाँ, और घूम घूम करके कोल्हापुर, सतारा, पूना के आसपास इधर उधर हम लोग फ्री में बीज बांट दिए। अब जिस गांव में लगा वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। एक किर्लोस्कर कंपनी है शायद सांगली के उधर, उसके पास में एक किसान थे,
वो शायद उस समय 20 या 25 हजार रुपये महीने की कहीं नौकरी कर रहे थे, इंजीनियर थे। जब उनके खेत में फसल लगा हुआ आकर के देखे वो लड़का, तो कहा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हमको बड़ा सम्मान मिल रहा है। वो लड़का समझ लीजिए नौकरी छोड़ करके आज भी खेती कर रहे हैं, बीज बना रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, नौकरी में नहीं गए। तो परिवर्तन ऐसे ही आता है। आज समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में लाखों किसान हमें आशीर्वाद देते हैं, प्रेम करते हैं जो, और यही महाराष्ट्र के किसानों के प्रेरणा से हम दूसरे प्रांतों में भी सेवा कर रहे हैं। शुरुआत हमारा महाराष्ट्र से ही है। बराबर है। इस बार आपने इस हफ्ते महाराष्ट्र में दौरा किया, तो इस दौरे का उद्देश्य का था और किन किन लोगों को आप मिले? मैं इसमें आया था वही अरहर का बीज कुदरत 3 और कुदरत चमत्कार का 1000 पैकेट लेकर के आया था। तो एक एक पैकेट किसानों को जगह जगह फ्री में दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप जो है इसको इस तरह से लगा करके अगले साल के लिए बीज बना लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, आपके जलवायु भूमि में सूट करे, तो आप भी अगले साल 25-50 ग्राम दूसरे किसानों को फ्री में दीजिएगा, ताकि उन्नत किस्म का बीज घर घर हो जाए। और इसके बाद जो है एकनाथ शिंदे जी हैं थाने में मिनिस्टर, हाँ, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और वो हमारा बीज देखे बड़ा प्रभावित हुए, कहे कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, हमारा गांव सतारा के पास है, हम आपका बीज लगाएंगे और जो है उधर भी हम आपका प्रोग्राम करवाएंगे। तो वहाँ भी जाना है। उनके लड़के भी हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, वो भी मिले, जो है वो भी अच्छा प्रसन्न हुए जो है हमारे काम से। इसके बाद 4 अप्रैल को वहाँ मंत्रालय में मैं गया था। कृषि मंत्री दादा साहेब भूसे जी भी हमारे विचार को सुने, समझे और कहे कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो। फिर हमारा भी जो नॉलेज था मैं बताया कि साहब अगर इस तरह से किसानों के लिए काम किया जाए तो किसानों को लाभ भी मिलेगा। फिर उसके बाद जो है भगवान की ऐसी कृपा की कुछ लोग मिल गए। हमारे पूर्व जो है केंद्रीय कृषि मंत्री थे श्री शरद पवार जी, उनसे भी मुलाकात हुई। तो इनसे मुलाकात हमारा 1-2 बार पहले हो चुका था पूसा में, और महिंद्रा समृद्धि अवार्ड में भी वो थे दिल्ली, तो उसमें भी मुलाकात गए। तो मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तो हम कहे जो आपके ज़माने में जो है काफ़ी किसानों को सब्सिडी पर जो है ढैंचा वगैरह मिलता था, जिससे कि बो करके किसान खेत में मल्चिंग कर देते थे, उससे कार्बनिक खाद की मात्रा बढ़ जाती थी। तो वो सब है जो है बताए कि जैविक खेती पर जो है आप लोग थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो किसानों को लाभ मिलेगा। तो काफ़ी प्रसन्न हुए। बल्कि उनके बारामती फार्म पर भी जो है हमको कुछ बीज लगाना है नए नए किस्म का, ताकि वहाँ लोग आते हैं देखेंगे तो प्रभावित होंगे, तो परिवर्तन आएगा। जी बराबर है। अभी मई चल रहा है और सब बस किसानों की आंखें खरीफ की तरफ लगी बिल्कुल, हुई है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बारिश आएगा बिल्कुल। और बीज की समस्या हाँ, सबसे, तो बीज उन किसानों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? उनके हम लिए उन किसान से यही कहेंगे कि आप लोग ब्रीडर फाउंडेशन आपके क्षेत्र में आपके जलवायु के अनुसार अगर आपके यूनिवर्सिटी विद्यापीठ का बीज मिल जाए तो उसको ले लीजिए ब्रीडर फाउंडेशन। और बीज बनाने के लिए जैसे मैं बताया हूँ कि फ्लावरिंग के समय उसको कवर कर दीजिए कि मधुमक्खी वगैरह द्वारा उसमें दूषित न हो। शुद्ध बीज बना लीजिए 10, 20, 50 पौधे का, फिर उसी को अगले साल लगाइए। ऐसे ऐसे बीज घर का बनाइए। और आप लोग हमसे भी संपर्क करिए, हम आपको कुदरत का बीज से फ्री सैंपल देंगे, या जो हमारा कास्ट गिर रहा है उसको लेकर के ज्यादा मात्रा में चाहिए हम उसको भी दे देंगे। बराबर। सेंद्रिय खेती को बोल के कई जगह पर बूंदूगिरी हो रही है, किसानों को फंसाया भी जा रहा है, लेकिन शास्त्र शुद्ध तरीके से जैविक खेती ये क्या एक मैटर है। और मैंने जब आपके खेत पे आया था और देखा था कि भगवान काशी विश्वनाथ के टेम्पल का फूल भी आपके खेतों में जाके बनता था, तो ये साइकिल क्या है? ये ऐसा है ना कि देखिए हमारे पूर्वज कह गए हैं, शास्त्रों में भी वर्णित है कि मल की शुद्धि मिट्टी से, मिट्टी की शुद्धि जल से, जल की शुद्धि पवन से, पवन की शुद्धि हवन से। तो पहले ये परंपरा थी। अब जैसे फसल पहले के किसान जो है एक फसल ले लेते थे तो छोड़ देते थे, दूसरा फसल 1 साल के बाद लेते थे। लेकिन अब अधिक उत्पादन के लोलुपता में आकर के किसान 3-3, 4-4 फसल ले रहे हैं।
तो एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार न लगावें। जैसे फसल चक्र अपनावें, गेहूं लगावें, गेहूं के बाद जो है कोई सब्जी की खेती कर लें, सब्जी के बाद जो है कोई दलहनी तिलहनी, ऐसे ऐसे अदल बदल करके करेंगे तो जो अवशेष जड़ रह जाता है मिट्टी के नीचे, उससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति कायम रहेगी। और पशु पालें और जैविक खाद बनावें। जैविक खाद क्या है? जो जीवांश से फसल को उगाए और परिपक्व कर दे, उसी को जैविक खेती कहते हैं। जी बराबर है। और जिस जैसे हमने अभी आधुनिक खेती का संशोधन हो रहा है, विद्यापीठ अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, हर राज्य का कृषि विभाग भी काम कर रहा है, तो किसान के लिए जागृति के मुद्दे कौन से हैं? आगे जाके जो वातावरण बदल का संकट भी उसके सामने मंडरा रहा है, तो उसके लेकर उसने क्या सजगता बरतनी चाहिए? अब देखिए, आने वाले वारिसानों के लिए, भविष्य के लिए एक रास्ता है अब प्राण घातक बीमारियों से बचने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए फिर से हर किसान को जैविक खेती पर आना होगा, रासायनिक और कीटनाशक से बचना होगा और इसके लिए बाजार मुक्त खेती करना होगा। बाजार में आपको जैविक खाद वगैरह में कोई भरोसा न करें, सही बता रहा हूं। किसान को खुद जैविक खाद बनाना होगा, उन्नत किस्म का बीज बनाना होगा और पशुपालन करना होगा और नियम संयम ध्यान योगा ये सब अपना करके जब लोग चलेंगे तब जो है काम अच्छा होगा। निश्चितपणे म्हणजे प्रकाश रघुवंशी सर होते, एक तत्वज्ञान आहे, हे शेतीचं तत्वज्ञान आहे आणि हे शेती तुम्हाला कशा पद्धतीने जगावं हेही सांगतं। आधुनिक शेतीच्या एक परिप्रेक्षामध्ये एक पद्धतीचं विकसित शेतीचं मॉडेल पुढे येत असताना आपणच पारंपरिक पद्धतीच्या शेतीमध्ये जातो, तिथे जैविक शेती आहे, देशी बीज आहे, हे आपल्यासाठी नवीन नाहीये, परंतु आजही प्रकाश रघुवंशी सारखी माणसं आहेत ते या पद्धतीचं संवर्धन करतायत आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतायत। निश्चितपणे आगामी खरीपाच्या दृष्टीने आमचे सगळे शेतकरी बांधव तयारी करत असेल तर प्रकाशजी रघुवंशी यांचं जे तत्वज्ञान आहे, ज्यांचं शेतीचं शास्त्र आहे, ते निश्चितपणे शेती आणि शेतीच्या भविष्यासाठी उपयोगी ठरेल, असाच यातमधला सगळा सार आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही। या संबंधात तुम्हाला काही शंका असेल, काही याच्यामध्ये तांत्रिक अडचणी असेल तर निश्चितपणे तुम्ही प्रकाश रघुवंशी यांच्याशी संपर्क करू शकता। त्यांचे संपर्क क्रमांक आम्ही आमच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून निश्चितपणे तुम्हाला उपलब्ध करून देत आहे। तुर्तास मी विजय गायकवाड इथे थांबतोय। आपण पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र। आमची वेबसाईट आहे www.maxmaharashtra.com। आमचं फेसबुक पेज आहे, त्याच्यावर लाईव्ह सुरू आहे, तिथे आपण कमेंट करू शकतात आणि युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून त्यावर बेल आयकॉन दाबू शकता। मी प्रकाश सिंग रघुवंशी यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि तुर्तास इथे थांबतो। धन्यवाद।